और अब हम करेंगे पार्ट 12 दस्तावेजीकरण, यानी कि उसका पहला चरण यानी कि प्रस्ताव चरण। प्रस्ताव चरण, इसके लिए एक प्रॉस्पेक्टस होता है। प्रॉस्पेक्टस में जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके उत्पाद के बारे में सारी जानकारियाँ रहती हैं। नियम, शर्तें, लाभों का दायरा, अधिकार और अपवाद, योजना किस तरीके की है, सहभागी है या गैर सहभागी। उसका प्रस्ताव पत्र जो होता है, प्रस्ताव पत्र यानी कि आपको जो फॉर्म होता है आपका, उसमें उसको पढ़कर जो बीमा कंपनी है वो निर्धारित करती है कि बीमा देना है कि नहीं देना है। देना है तो कितने का देना है, मतलब किस लिमिट तक दे जाना है, कौन सा कवर दे सकते हैं और कौन सा नहीं दे सकते। तो यह सारी चीज़ें इस प्रस्ताव पत्र में होती हैं। उसके बाद आता है, कुछ प्रस्तावों में चिकित्सा परीक्षक की रिपोर्ट भी लगती है, जिसमें उसमें नॉर्मल आपका ऊंचाई कितनी है, वजन कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, ये आता है। अब जिसमें कुछ केसेस में चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट यानी कि मेडिकल आता है और कुछ में नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में क्या होता है, जिसमें मेडिकल नहीं आता। अगली हम चीज़ देखते हैं, नैतिक खतरा क्या होता है। नैतिक खतरा क्या होता है, जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने के परिणाम स्वरूप ग्राहक का व्यवहार बदल सकता है और इस तरह के बदलाव से नुकसान की संभावना बढ़ जाएगी। इसका एग्जाम्पल अब समझते हैं। जैसे मैं अभी स्वस्थ हूँ और मैंने अपना बीमा करवा लिया, और बीमा करवाने के बाद से ही मेरे व्यवहार में परिवर्तन हो। परिवर्तन किस प्रकार के होंगे, मैं अपनी गाड़ी को जितनी लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड में चलाऊं, एक एग्जाम्पल। मैं अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, इस टाइप की कोई चीज़ लेने लग जाऊं जिससे मेरे शरीर को नुकसान हो सकता है। तो ये क्या है, ये बीमा कंपनी को इस तरीके से ऐसे व्यक्तियों से नैतिक खतरा होता है, क्योंकि इनको और कोई दिक्कत नहीं है। इनको है कि जब बीमा लेने के बाद इन्होंने अपना व्यवहार बदला अचानक, ताकि इनको पैसा मिल सके। ठीक है। अब इसके अलावा इसीलिए आपका नैतिक खतरा रिपोर्ट लगता है कुछ कुछ केसेस में। फिर आता है आपका आयु के मानक प्रमाण पत्र, ये सारे हैं। और फिर आयु के गैर मानक जो कि नहीं चलेंगे, चलेंगे वाले में ये है, इनमें से कुछ भी सबमिट करेंगे चल जाएगा। और बेसिकली अब तो हम आधार कार्ड भी आ गया है, तो आधार कार्ड ले लेते हैं जिसमें रिकॉर्ड है, पैन कार्ड चल जाता है, और कुछ भी। फिर रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र, ये भी इसमें शामिल है, क्योंकि इसमें ये लोग पूरा क्लियर लिखते हैं कि किसमें क्या कैसा ऐसा करके। फिर गैर मानक क्या है, गैर मानक मतलब जो कि नहीं आएंगे काम में, वो है जन्म कुंडली, राशन कार्ड, स्वयं घोषणा के माध्यम से एक शपथ पत्र, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, ये नहीं चलेगा। इसके बाद अगली चीज आती है मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आपको आइडिया होगा, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो नंबर 2 के पैसे को कुछ इस तरीके से घुमाना और उसको वापस सिस्टम में लेके आना, यानी नंबर 1 बनाना, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। क्या कर रहे हैं हम, ऐसा पैसा जिसके सोर्स का पता नहीं है उसको कुछ तोड़ मरोड़ के सिस्टम में वापस लेके आ रहे हैं, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो एक्ट बना है वो है पीएमएलए, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 में आया है ये। और इसमें होता है 3 से 7 साल का कठोर कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो इसको अवॉइड करने के लिए आया KYC, मतलब नो योर कस्टमर, यानी कि अपने ग्राहक को जाने।
इसमें क्या क्या आता है, मतलब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट आते हैं आपके फॉर्म के साथ, आप जब पॉलिसी करवाओगे तो एक फॉर्म आएगा, फॉर्म के साथ ये डॉक्यूमेंट आएंगे, फोटोग्राफ आएगा, आयु का प्रमाण आएगा और पते का प्रमाण आएगा। तो पते के प्रमाण में ये चीज़ें आप दे सकते हैं, फिर पहचान के प्रमाण में ये चीज़ें सारी दे सकते हैं आप। अगर ज़्यादा ज़्यादा बड़ा केस है तो उस केस में आपका जो आय संबंधी आय का प्रमाण देना पड़ेगा कि कहाँ से आय इतनी आ रही है। तो ये आपका क्या है, अपने ग्राहक को जाने, ये ज़रूरी है। फिर आता है फ्री लुक पीरियड या कूलिंग पीरियड। ये पीछे भी पढ़ चुके हैं हम, 15 दिन का होता है। इसके अंदर जो पॉलिसी है उसको वापस किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक चीज़ है, क्या क्या उसमें से कटेगा, जो प्रीमियम जमा हो गया है उसमें से अब तक का जोखिम जो कवर किया गया वो जोखिम अनुपातित जोखिम प्रीमियम, और जो आपने स्टाम्प ड्यूटी चार्ज वगैरह लगा था वो काट के आपको प्रीमियम आपका वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका पार्ट 12 भी खत्म होता है।